हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास का चैप्टर नंबर 6 है। अब हमें प्राचीन भारत इतिहास का चैप्टर नंबर 6 पढ़ना है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जिसमें हम लोग जानेंगे मगध के उत्कर्ष के बारे में कि मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ दोस्तों कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, महाजनपद काल के बारे में। महाजनपद काल, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने महाजनपद काल के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने आपको बताया था कि भारत में जो जनपद थे वो आपस में मिलकर महाजनपद का निर्माण करते हैं, और उन 16 महाजनपदों में भी जो एक साम्राज्य के रूप में उभरकर सामने आता है, और आप यूँ कहें कि एक बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में, वो था मगध। तो मगध कैसे एक साम्राज्य बना, फिर मगध ने किस किस महाजनपद को हराया, वहाँ के मगध के शासक कौन से हुए, इन सब बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि मगध का उत्कर्ष हुआ तो फिर क्या क्या बातें हुई थी मगध से संबंधित। ठीक है, मगध का उत्कर्ष देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आगे के भारत का राजनीतिक इतिहास महाजनपदों के बीच प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संघर्ष का इतिहास है, जिसमें मगध राज्य सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा तथा एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। कहने का ये मतलब है दोस्तों कि ये जो मगध था, ठीक है, मगध 16 महाजनपदों की अगर बात करें तो मगध जो महाजनपद था फ्रेंड्स, वो आगे चलकर सबसे शक्तिशाली बन जाता है, और दूसरे महाजनपदों को हराकर ये मगध एक साम्राज्य के रूप में स्थापित होता है। ठीक है, एक साम्राज्य के रूप में अगर कोई स्थापित होता है तो वो है मगध। यहाँ पे आपको ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं फ्रेंड्स, वो ये है कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। वैसे 42 मतलब 42वीं बीपीएससी की बात करें अगर आप, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो मगध का उत्कर्ष है ये किस सन के आसपास हुआ था। तो आप आंसर दे सकते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मगध का उत्कर्ष हुआ था। ठीक है, और ये जो मगध ये एक साम्राज्य के रूप में जो उभरकर सामने आता है, इस मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है फ्रेंड्स, तो इस मगध का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो अथर्ववेद से प्राप्त होता है हमें। और महाकाव्यों यानी कि रामायण महाभारत के अनुसार मगध राज्य की स्थापना जो थी वो बृहद्रथ ने की थी, जो वसु का पुत्र था और जरासंध का पिता था। ठीक है, मगध राज्य, सबसे पहले मगध राज्य की अगर स्थापना की बात आती है तो रामायण महाभारत जो भी महाकाव्य हैं उनके अनुसार हमें ये बात पता चलती है कि मगध राज्य का जो संस्थापक था वो था बृहद्रथ। यहाँ पे आप ध्यान क्या रखेंगे कि ये ओनली मगध राज्य की स्थापना की थी इसने, यानी कि ये मगध राज्य का संस्थापक जरूर था, लेकिन मगध पे जो सबसे पहला कोई वंश स्थापित हुआ है जो शासन करने के उपरांत, ये देखिए हम लोग कि कौन से वंश ने सबसे पहले शासन किया, तो वो अलग है। ठीक है, तो यहाँ से दो बातें निकल के आ रही है दोस्तों कि मगध राज्य की स्थापना की थी बृहद्रथ ने, और ये बृहद्रथ कौन था, तो ये वसु का पुत्र था और जरासंध का ये पिता था। ठीक है, उसके बाद मगध राज्य की तो स्थापना हो गई यहाँ पे, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे कि मगध पे कितने वंशों ने शासन किया, जब मगध राज्य की स्थापना होती है तो आगे चल के मगध पे कितने वंशों ने शासन किया है, तो वो हम देखेंगे कि मगध पे मुख्यतः 4 वंशों ने, आगे जाके जो भी राजा बने हैं गुप्ता, वैसे तो वंशों ने, बहुत सारे वंशों ने मगध पे शासन किया फ्रेंड्स, लेकिन शुरुआत में, सबसे शुरुआत में कौन कौन से वंश आए थे मगध में, उनके बारे में हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, जैसे कि मगध में जो वंश था, सबसे पहले अगर कोई वंश स्थापित हुआ तो वो था हर्यक वंश, दूसरे नंबर पे शिशुनाग वंश, तीसरे नंबर पे नंद वंश और चौथे नंबर पे मौर्य वंश। ये कुछ आरंभ के वंश है जिन्होंने मगध पे शासन किया। यहाँ से आपके लिए एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। सबसे पहले तो आपको यही बात ध्यान में रखना है कि मगध पे किन किन वंशों ने शासन किया और उनका सही क्रम क्या है। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मगध पे शासन करने वाले वंशों का सही क्रम क्या है, तो आपका आंसर होगा हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और फिर से मौर्य वंश। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे हर्यक वंश के बारे में कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था,
हर्यक वंश में कितने शासक हुए हैं, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए हर्यक वंश के शासकों में 3 प्रसिद्ध शासक हुए हैं, और वो कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, तो वो हैं बिंबिसार, अजातशत्रु और यहाँ पे उदयन होगा फ्रेंड्स, उदयन। ठीक है, बिंबिसार, अजातशत्रु और तीसरा जो शासक हुआ था ये होगा उदयन। ये यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ, आप इसको कैंसिल कर देंगे। अब सबसे पहले अगर हम बात करें बिंबिसार की, तो बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक शासन किया था, और ये बिंबिसार जो था ये हर्यक वंश का संस्थापक था और महात्मा बुद्ध का संरक्षक एवं मित्र भी था। यानी कि महात्मा बुद्ध तथा बौद्ध धर्म को इसने संरक्षण प्रदान किया था बिंबिसार ने, और साथ ही साथ ये महात्मा बुद्ध का, यहाँ पे आप देख रहे हो कि मित्र भी था ये बिंबिसार। ठीक है, इसने राजगिरी यानी कि गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई थी, और बिंबिसार को श्रेणियाँ, ठीक है, यानी कि सेना रखने वाला भी कहते हैं। बिंबिसार ऐसा पहला शासक था जिसने सेना रखी थी, और महाजनपद काल में भी आपने पढ़ा था कि वहाँ पे अस्थाई सेना रखी जाती थी दोस्तों। कैसे रखी जाती थी, क्योंकि इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है, तो इसका प्रमाण तो एक तो हमें मिलता है ये मगध का जो सम्राट था बिंबिसार से, और दूसरा कौशल नरेश प्रसेनजीत के पास भी एक बहुत बड़ी अस्थाई सेना थी। ठीक है, तो बिंबिसार को मुख्यतः श्रेणियाँ यानी कि सेना रखने वाला, ये जो वर्ड है आप याद रखेंगे, क्योंकि ये जो श्रेणी है यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस शासक को श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो वो बिंबिसार को कहते हैं, और श्रेणी का मतलब ही होता है सेना रखने वाला, कि वैसा शासक जिसने सेना रखी हो। और सेना रखी हो कहने का क्या मतलब है दोस्तों, सेना रखी हो कहने का ये मतलब है कि अस्थाई सेना जिस शासक ने रखी हो उसे श्रेणी या श्रेणियाँ ऐसा कहते थे, और वो था सबसे पहला शासक बिंबिसार, और ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बिंबिसार पहला शासक था जिसने साम्राज्य विस्तार के लिए विवाह की नीति अपनाई थी। यहाँ पे आपको 2 पॉइंट देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, एक तो 3 पॉइंट हो गए हैं आपके, जैसे कि हर्यक वंश का संस्थापक था ये, दूसरा कि इसने अपनी राजधानी गिरिव्रज यानी कि राजगिरी को बनाई थी, इसे सेना रखने वाला भी कहते हैं, और बिंबिसार ऐसा पहला शासक हुआ अभी तक के इतिहास में जिसने साम्राज्य विस्तार के लिए विवाह की नीति अपनाई थी। अब बिंबिसार के विवाह कौन कौन से थे और उनके प्रमुख विवाह कौन कौन से थे फ्रेंड्स, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रथम पत्नी महाकोसला देवी थी जो प्रसेनजीत की बहन थी, और इस विवाह से उन्हें, यहाँ पे होगा फ्रेंड्स कि इस विवाह से उन्हें क्या मिला था, तो इस विवाह से उन्हें काशी दहेज में मिल गया था। ठीक है, दूसरी पत्नी लिच्छवी की राजकुमारी चेलना थी जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया था, और आप अगर हर्यक वंश के शासकों का क्रम देखें तो बिंबिसार के बाद यही अजातशत्रु शासक बनते हैं। तो चेलना कौन थी, लिच्छवी की राजकुमारी थी चेलना, यानी कि लिच्छवी जो एक गणतंत्र जनपद था और बहुत ही शक्तिशाली था, उसे भी बिंबिसार ने विवाह करके अपने क्षेत्र में मिला लिया था। ठीक है, तीसरी पत्नी मद्रकुल की राजकुमारी क्षेमा थी। ठीक है, तीसरी पत्नी जो थी वो मद्रकुल की राजकुमारी क्षेमा थी, जिन इन विवाहों के फलस्वरूप मगध पश्चिम और उत्तर की ओर फैला था। यानी कि जो मगध का फैलाव था फ्रेंड्स, मगध साम्राज्य जो था वो पश्चिम एवं उत्तर दिशा की ओर भी क्या हो रहा था, बड़ा हो रहा था। यानी कि जैसे जैसे विवाह हो रहे थे वो सारे क्षेत्र मगध के अंतर्गत आते जा रहे थे, और मगध साम्राज्य जो था वो एक विशाल रूप धारण कर रहा था। आगे क्या है, बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त की हत्या करके उसे मगध में मिलाया था। यानी कि बिंबिसार ने कुछ विवाह किए और उसके बाद क्या था, उसके बाद उसने अंग पे आक्रमण करके ब्रह्मदत्त की हत्या भी कर दी और उसके बाद उसे मगध में मिला लिया। ये पॉइंट हम लोगों ने महाजनपद काल में भी देखा था। ये जो पॉइंट है कि बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त की हत्या करके उसे मगध में मिला लिया था, अंग को मगध में मिला लिया, ये पॉइंट आपको महाजनपद काल में भी देखने को मिला था। तो अगर ऐसे पॉइंट दोबारा आते हैं दोस्तों तो आप इसे हमेशा के लिए याद करने की कोशिश करें, ऐसे पढ़ें कि ताकि आपके दिमाग में हमेशा के लिए ये बातें रह जाए। ठीक है, देखो आगे क्या हुआ, बिंबिसार ने अवंती नरेश चंड प्रद्योत से युद्ध किया। ठीक है, अवंती यानी कि अब अवंती महाजनपद की हो रही है बात, अवंती नरेश चंड प्रद्योत से युद्ध किया था, परंतु बाद में दोनों में क्या हो गई थी, दोस्ती हो गई थी, और जरूरत पड़ने पे बाद में बिंबिसार ने क्या किया था वो हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, बाद में चंड प्रद्योत के बीमार पड़ने पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य
जीवक को उज्जैन भेजा था। ठीक है, जीवक जो बिंबिसार का राजवैद्य था, और उज्जैन जो अवंती की राजधानी थी वहां पे किसको भेजा था? अपने राजवैद्य को भेजा था। किसकी? चंड प्रदोत का इलाज करने के लिए। और उसके बाद चंड प्रदोत जो है वो जीवक के इलाज से, उपचार से वो ठीक भी होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे बिंबिसार के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा जो शासक हुआ बिंबिसार के बाद, अजातशत्रु, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये बिंबिसार और चेलना यानी कि लिच्छवी की जो राजकुमारी थी चेलना, उनका पुत्र था। ठीक है, चेलना का पुत्र था अजातशत्रु, और 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा है अजातशत्रु का। और अजातशत्रु जो था फ्रेंड्स, वो अपने पिता की हत्या करके शासक बना था। अब देखिए यहाँ पे इसे हर्यक वंश को पितृहंता वंश के भी नाम से जानते हैं। हर्यक वंश जो है फ्रेंड्स, उसे पितृहंता वंश के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि अजातशत्रु जो था उसने बिंबिसार की हत्या कर दी। आगे जाके अगर हम लोग देखेंगे तो इसके बाद के जो शासक हैं उदयन, उन्होंने भी अजातशत्रु की हत्या कर दी। बहुत सारे ऐसे शासक आए हैं जिन्होंने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठा है वो शासक, इसलिए इस हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अजातशत्रु भी अपने पिता की हत्या करके ये शासक बना था, यानी कि गद्दी पे ये बिंबिसार की हत्या करने के बाद बैठा था। और अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता था। ठीक है, अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता था। और यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है फ्रेंड्स कि हर्यक वंश का कौन सा ऐसा शासक था जिसका दूसरा नाम कुनिक था। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद इसने कौशल एवं वैशाली को पराजित करके मगध में मिलाया, और अवंती के खतरे का सामना करने के लिए राजगृह की इसने किलेबंदी भी करवाई थी। और प्रथम बौद्ध सभा या संगीति का आयोजन इसी काल में हुआ था। ठीक है, 483 BC सबसे पहले जो बौद्ध संगीति हुई है वो हम लोग आगे डिटेल से करेंगे। कहाँ पे? जब हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे तब। ठीक है, सब 483 BC में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद सबसे पहली बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। और वो कहाँ किया गया था दोस्तों, वो हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे किसके शासन काल में किया गया था? तो प्रथम बौद्ध ये आप सभा बोल लें या फिर संगीति बोल लें, वो अजातशत्रु के काल में किया गया था। कब? 483 BC यानी कि 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, आगे जो शासक है वो है उदयन, या फिर कहीं कहीं आपको उदाइन भी मिल जाएगा, कहीं कहीं पे आपको उदाइन भी मिल जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, इसका जो शासन काल था फ्रेंड्स वो था 460 से लेकर 444 ईसा पूर्व तक। और उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की तथा मगध की राजधानी भी बनाया था। यहाँ पे सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये है फ्रेंड्स, जो हमेशा एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा भी जाएगा, कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो इस उदयन के द्वारा की गई थी, और गंगा और सोन नदियों के संगम पे की गई थी। ठीक है, यहाँ पे आगे का पॉइंट है भी, गंगा, सोन एवं गंडक के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी। और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो नागदास था। ठीक है, इस वंश का यानी कि हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो था नागदास। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि उदयन ने भी अपने पिता की हत्या करके, यानी कि अजातशत्रु की हत्या करके ही ये गद्दी पे बैठा था। ठीक है, और वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि क्योंकि सारे जो आगे के बिंबिसार के बाद के जितने भी शासक हैं उनमें मैक्सिमम शासकों ने अपने पिता की हत्या करके ही गद्दी पे बैठे हुए लोग, इसलिए इस वंश को यानी कि किसको? हर्यक वंश को पितृहंता वंश के भी नाम से जानते हैं। और इस वंश का अंतिम शासक जो था वो था नागदास। और नागदास के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि नागदास जो था वो अच्छा शासक नहीं था, इसलिए शिशुनाग, ठीक है, शिशुनाग जो कि नागदास का मंत्री था, इसने क्या किया कि नागदास की हत्या कर दी और खुद गद्दी पे बैठ गया। और शिशुनाग के गद्दी पर बैठते ही जो वंश की स्थापना होती है वो है शिशुनाग वंश की, यानी कि हर्यक वंश की जो बात थी वो अब यहीं तक थी कि इस वंश का अंतिम शासक नागदास था। ठीक है, अब हर्यक वंश के बाद जो दूसरा वंश है मगध पे, उसका नंबर है शिशुनाग वंश। इस वंश में क्या हुआ था? इस वंश में दो महत्वपूर्ण शासक हुए थे, शिशुनाग और कालाशोक। ठीक है,
सबसे पहले हम लोग शिशुनाग के बारे में देखेंगे। देखिए क्या है, शिशुनाग जो नागदास का अमात्य यानी कि मंत्री था ने नागदास को अपदस्थ करके यानी कि गद्दी से उसको हटाकर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। और इतना ही नहीं दोस्तों कि नागदास को इसने हटाया नहीं था। कैसे हटाया था, ऐसा नहीं है कि बस उसे हटा के खुद बैठ गया था। ये शिशुनाग ने नागदास की हत्या भी कर दी थी। ठीक है, तो नागदास को अपदस्थ करके शिशुनाग के वंश की स्थापना की और इसने वैशाली को मगध की राजधानी बनाया और शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिलाया। तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन और भी आता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन और भी आता है कि जैसे कि बिंबिसार ने अंग पे आक्रमण करके उसको मगध में मिलाया था, वैसे ही शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिला लिया था। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता देना चाहती हूँ दोस्तों, आप एक पॉइंट इसमें ऐड कर लेंगे अजातशत्रु वाले में। अजातशत्रु ऐसा पहला शासक था हर्यक वंश का जिसने युद्ध में 2 हथियारों का यूज किया था, 2 नए हथियारों का इसने यूज किया था, उपयोग किया था। और वो क्या चीज का, रथमूसल। ठीक है, रथमूसल पहला, और दूसरा जो हथियार था वो था शिलाकंटक। और दूसरा क्या हथियार था फ्रेंड्स, शिलाकंटक। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप नोट कर लेंगे कि रथमूसल और शिलाकंटक ये 2 हथियार ऐसे थे जिसका आविष्कारक जो है वो अजातशत्रु था, जिसने युद्ध में इसका आविष्कार किया था और नए हथियार के रूप में ये यूज किया गया था। ठीक है, और क्या, शिलाकंटक यानी कि तोप में यहाँ पे पत्थर रख के मारते थे और रथमूसल ऐसे घुमा घुमा के चक्के की तरह होता था और घुमा घुमा के उससे अपनी सुरक्षा की जाती थी। ठीक है, तो ये अजातशत्रु ने आविष्कार किया था और यहाँ पे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। मैं नोट्स में यहाँ पे नहीं डाला, लेकिन आप इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं शिशुनाग। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ भी बता चुकी हूँ कि शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिलाया था, यानी कि इसने अवंती पे आक्रमण किया था और इसे मगध में मिलाया था। महाजनपद काल में भी इसकी थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी कि गंधार जो था वो मगध का मित्र था और गंधार और यहाँ पे मगध ने मिलकर, दोनों ने मिलकर अवंती को हराया था। शिशुनाग वंश का जो दूसरा शासक होता है फ्रेंड्स वो है कालाशोक, जिसका टाइम पीरियड है 394 से लेकर 366 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसने क्या किया था, इसने पाटलिपुत्र को पुनः मगध की राजधानी बनाया और द्वितीय बौद्ध सभा संगीति का आयोजन जो होता है वो कालाशोक के काल में किया गया था। नंदीवर्धन, शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो था नंदीवर्धन। और इसके साथ ही क्या होता है, शिशुनाग वंश की कहानी खत्म हो जाती है। शिशुनाग वंश के बाद जो इम्पोर्टेंट एक वंश आता है जिसमें मगध साम्राज्य चारों तरफ फैला था वो है नंद वंश, जिसके टोटल यानी कि पूरे नंद वंश का शासन 344 से लेकर 334 ईसा पूर्व तक होता है। ठीक है, और सॉरी फ्रेंड्स, नंद वंश का पूरा शासन जो है वो कब से कब तक, 344 से लेकर 322 ईसा पूर्व तक है, जिसमें 2 महत्वपूर्ण शासक हुए थे नंदवंश में भी। और वो कौन कौन से हुए थे, पहला था महापद्मनंद और दूसरा था एक धनानंद, या फिर कहीं कहीं आपको घनानंद भी दिखेगा। ठीक है, महापद्मनंद 344 से लेकर 334 ईसा पूर्व तक। देखिए नंद वंश का जो संस्थापक था वो था महापद्मनंद और भारत का प्रथम शासक जिसने एकराट की उपाधि धारण की थी। और एकराट क्या होता है दोस्तों, वो होता है चारों दिशाओं का विजेता। यानी कि महापद्मनंद ने, इनके उपाधि से ये बात पता चलती है कि महापद्मनंद जो थे इन्होंने चारों दिशाओं यानी कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण इन सारे दिशाओं में जितने भी राज्य थे सभी पे विजय प्राप्त की थी इन्होंने, इसलिए इन्होंने एकराट की उपाधि धारण की थी। और इसलिए कहा जाता है कि ये जो नंद वंश था, जो मगध साम्राज्य की जो जड़ें फैली पूरे भारत में, उसकी शुरुआत नंद वंश से ही हो गई थी। पुराणों में महापद्मनंद को परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया है। पुराणों में महापद्मनंद को फ्रेंड्स परशुराम का दूसरा अवतार माना गया है। और ये क्यों माना गया है कि क्योंकि महापद्मनंद ने चारों तरफ आक्रमण किए, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स इन्होंने युद्ध किए थे और बहुत ज़्यादा खून भी इन्होंने बहाए थे, इसलिए इन्हें परशुराम का दूसरा अवतार माना जाता है। कलिंग पर
महापद्मन ने भी कलिंग पर आक्रमण करके वहाँ पे एक जिनसेन की मूर्ति थी, ठीक है, ये एक जैन तीर्थंकर थे जिनसेन, जो कलिंग में इनकी मूर्ति रखी गई थी, बनवाई गई थी, जिनसेन की मूर्ति को ये मगध ले आया था। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कलिंग पर आक्रमण करके कौन सा ऐसा शासक था जिसने जिनसेन की मूर्ति को वहाँ से ले आया था, ठीक है, तो वो शासक था महापद्मन। अब आपको यहाँ पे एक बात और देखने वाली है फ्रेंड्स कि महापद्मन जो थे, सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले कलिंग पे आक्रमण किस वंश के शासक ने किया था, तो क्या मौर्य डायनेस्टी के अशोक ने तो किया ही था फ्रेंड्स, लेकिन उसके पहले महापद्मन ने भी कलिंग पे आक्रमण किया था और वो जिनसेन की मूर्ति को ले आए थे वहां से, और वहां के राजा को इन्होंने हराया भी था, ठीक है। कलिंग में इसने एक नहर खुदवाई थी, इसका प्रमाण कलिंग शासक खारवेल के हाथी गुफा या फिर यहाँ पे कहीं कहीं आपको दिखा मिल जाएगा हाथी गुम्फा, ठीक है, हाथी गुम्फा या फिर हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है इसका प्रमाण। और ये कलिंग में महापद्मन ने नहर खुदवाई थी, ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। महापद्मन के बाद जो शासक हुए वो थे धनानंद या फिर घनानंद भी कहीं कहीं आपको मिलेगा। ये नंदवंश के अंतिम शासक थे और ये जो धनानंद जो थे वो सिकंदर के समकालीन थे और इसी के समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि सिकंदर का जो भारत पे आक्रमण हुआ था उस टाइम पे मगध का शासक कौन था, यानी कि मगध में या तो किस वंश का शासन चल रहा था, तो आप आंसर देंगे नंद वंश का। और आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सा शासक मगध पे शासन कर रहा था, तो वो थे धनानंद, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे एक बार ध्यान देने योग्य बात है फ्रेंड्स कि मगध जो था वो काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ था, ठीक है, और एक बहुत बड़े मजबूत साम्राज्य के रूप में जाना जाता था और मगध के पास एक बहुत बड़ी विशाल सेना थी। आगे जाके जब मैं सिकंदर के बारे में आपको बताऊंगी तो उस समय ये बात सामने आएगी कि सिकंदर की जो सेना थी वो भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाई थी, ठीक है। जब उन्होंने सुना कि मगध के पास एक विशाल सेना है तो उन्होंने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की थी, ठीक है। लेकिन इसी के समय भारत पे सिकंदर का आक्रमण हुआ था और चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर धनानंद को पराजित किया और यहाँ पे मौर्य वंश की स्थापना कर दी। यहाँ पे कुछ कहानी ऐसी है दोस्तों कि धनानंद ने चाणक्य को अपमानित कर दिया था, जिसके बाद चाणक्य ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो धनानंद को यानी कि बर्बाद कर देगा और इसके बाद उसने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर चंद्रगुप्त को उसने प्रशिक्षित किया और फिर उसके साथ मिलकर एक सेना तैयार की और बाद में जाके ये क्या करते हैं कि धनानंद को हराकर मौर्य वंश की यहाँ पे स्थापना करते हैं, ठीक है। इसके साथ ही जो नंद वंश है उसकी भी कहानी खत्म हो जाती है और यहाँ पे मौर्य वंश स्थापित हो जाता है। लेकिन इसके पहले हम मौर्य वंश पढ़े फ्रेंड्स, इसके पहले मैं आपको बताऊंगी थोड़ा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में, क्योंकि वहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और क्या होता है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बौद्ध धर्म, खास करके बौद्ध धर्म, ठीक है, और जैन धर्म को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो मैं सबसे पहले आगे जो आपका वीडियो आएगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो बौद्ध धर्म जैन धर्म को लेके आएगा और फिर हम लोग थोड़ा सिकंदर के बारे में देखेंगे। ये कुछ छोटे छोटे चैप्टर हैं, उसके बाद हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।